डेयर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद हुसैन आज फ़िज़िकल साइंस की किताब में मौजूद हीट चैप्टर के थर्ड ऑनलाइन क्लास में आपसे मुखातिब हूँ। इस चैप्टर के पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने हीट की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ हीट, उसकी इकाइयाँ, यूनिट्स, हीट के मुख्तलिफ़ इकाइयों के दरमियान ताल्लुक़, रिलेशनशिप, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी, मेज़रमेंट ऑफ हीट का तरीका, स्पेसिफ़िक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफ़िक हीट, उसका मुख्तलिफ़ तरह का स्टेटमेंट, थर्मल कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट वगैरह को डिस्कस किया था। आज हीट चैप्टर के थर्ड क्लास में मज़ीद कुछ नई बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस डिस्कशन में होने वाली ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट करें। आज के डिस्कशन का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, और 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग इस सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज का जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है जिसको हम लोगों को आज डिस्कस करना है वो है कैलोरी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री जानने से पहले, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कैलोरीमेट्री क्या है। कैलोरीमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कैलोरी, CALORIE। कैलोरी का मतलब होता है हीट या हरारत, और मेट्री, METRY। मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट, पैमाइश। यानी कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है? मेज़रमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट, है ना, या हरारत की मकदार की पैमाइश। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री, आप इस तरह कहिएगा कि हरारत की मकदार की पैमाइश को कैलोरीमेट्री कहा जाता है। ठीक है ना। मेज़रमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कैलोरीमेट्री। क्लियर? सो द मेज़रमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कैलोरीमेट्री। और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग हरारत की पैमाइश करते हैं उसे कहा जाता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। कभी कभी बाज़ औक़ात पूछा जाता है व्हाट इज़ कैलोरीमीटर। द इंस्ट्रूमेंट बाय मीन्स ऑफ विच हीट इज़ मेजर्ड आर कॉल्ड कैलोरीमीटर। जिस आला की मदद से हरारत की पैमाइश की जाती है उसे कैलोरीमीटर कहा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी उर्दू में कहते हैं कैलोरीमेट्री का उसूल। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का उसूल, है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्तलिफ दर्जा हरारत रखने वाली 2 चीज़ों को जब आपस में मिलाया जाता है तो ज़्यादा दर्जा हरारत रखने वाली शय हरारत को खारिज करती हैं, और कम दर्जा हरारत रखने वाली शय हरारत की उस मकदार को जज़्ब कर लेती हैं। तो हरारत की मुंतकली का अमल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का दर्जा हरारत यकसा यानी सेम ना हो जाए, बशर्ते कि हरारत की कुछ मकदार आसपास के माहौल में ज़ाया ना हो, यानी इफ़ द सिस्टम इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड। इस सूरत में ज़्यादा दर्जा हरारत रखने वाली शय यानी गर्म चीज़ के ज़रिया ज़ाया की हुई या खोई हुई हरारत की मकदार कम दर्जा रखने वाली शय में यानी ठंडी चीज़ के ज़रिया हासिल की हुई या जज़्ब की हुई हरारत की कुल मकदार के बराबर होती है। यानी हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। जो गर्म शय है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो जितनी मकदार में हरारत को ज़ाया करती है, इट इज़ इक्वल टू हीट एनर्जी gained by the cold body। इसी उसूल को कैलोरीमेट्री का उसूल या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहा जाता है।
फिर आपको हम याद दिला दें, जब दो चीज़ों का दर्जात मुख्तलिफ हो, दोनों को मिलाई जाए तो ज़्यादा दर्जात रखने वाली शय यानी गर्म शय हरारत को ज़ाया करती है, लॉस्ट करती है, और जो कम टेम्परेचर वाली चीज़ है वो हरारत को ज़ाया करती है। ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ यानी गर्म चीज़ जितना मकदार में हरारत को ज़ाया करती है, लॉस्ट करती है, जो कम दर्जात वाली चीज़ है उस हरारत की पूरी मकदार को जज़्ब कर लेती है। तो किसी भी सिस्टम में हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज़ ऑलवेज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। गर्म शय जितनी हरारत को ज़ाया करती है, ठंडी शय हरारत की उस पूरी मकदार को जज़्ब कर लेती है, यानी हीट लॉस्ट इज़ इक्वल टू हीट गेन। इसी उसूल को कैलोरीमेट्री का उसूल या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहा जाता है। ये उसूल तवानाई के बका कुलिया यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक है। तो ये था आपका कैलोरीमेट्री का उसूल। ये जो कैलोरीमेट्री का उसूल है या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसको हम लोग है ना मैथमेटिकल तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। इसका मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट देखिए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फ़र्ज़ किया दो चीज़ें हैं ए और बी, दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं ए और बी। सपोज़ ए फर्स्ट एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, तो दो बॉडी है ए और बी। ये जो ए बॉडी है फ़र्ज़ किया इसका मास है m1, इसकी कीमत है m1, और जो बी बॉडी है इसका मास है सपोज़ m2। ठीक है, ए बॉडी का मास है m1, बी बॉडी का मास है ना m2, और ए बॉडी का स्पेसिफिक हीट हरारत नोई हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, यह है सपोज़ S1, और बी बॉडी का स्पेसिफिक हीट है सपोज़ S2, और ये जो ए बॉडी है सपोज़ इसका टेम्परेचर है T1 और बी बॉडी का टेम्परेचर है T2। ठीक है ना, और यहाँ देखिए ए बॉडी का टेम्परेचर यानी T1, बी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अब अगर इन दोनों बॉडी को हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो ये जो बॉडी ए है चूँकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हीट को लॉस्ट करेगा, और ये जो बॉडी बी है इसका टेम्परेचर कम है इसके मुकाबले में, लिहाजा ये हीट को गेन करेगा। तो दोनों का जो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर लगातार घटेगा, इसका बढ़ेगा, यानी एक टेम्परेचर आएगा है ना जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, जो T1 से कम होगा लेकिन T2 से ज़्यादा होगा। तो सपोज़ फाइनल टेम्परेचर को हम मान लेते हैं T, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, उसको हम लोग मान लिया, फ़र्ज़ किया T। अब यहाँ पर आप देखिए हीट लॉस्ट बाय ए, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए बॉडी हीट को लॉस्ट करेगा उसलिए कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और हम लोग जानते हैं हीट लॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मास है m1, इसका स्पेसिफिक हीट है S1, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा T1 माइनस T2, राइट, T1 माइनस T, सॉरी है ना, टेम्परेचर का फ़र्क होगा T1 माइनस T। अच्छा, ये हुआ एक नंबर कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए हीट गेन बाय हीट है ना, ये तो लॉस्ट कर रहा है ए, लेकिन जो बी है वो हीट को गेन कर रहा है, तो हीट गेन्ड बाय बी। हीट गेन भी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मास है m2, इसका स्पेसिफिक हीट है S2, और यहाँ देखिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा T माइनस T2, उसलिए कि फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है और ये कम था, तो ये हो गया है ना हीट लॉस्ट, ये हुआ हीट गेन। और हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या कहा गया है, इन अ सिस्टम है ना, इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, यानी दिस इक्वल टू दिस। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इस तरह से हम लिख सकते हैं m1 इंटू S1 इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2 इंटू S2
इंटू टी माइनस T2, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, है ना। हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो उस टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत वाली चीज़ों को, है ना, आपस में मिलाया जाता है तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली शय हरारत को ज़ाया करती है और कम, है ना, उसको गेन करती है। यार मैंने किसी सिस्टम में हीट लॉस इज इक्वल टू होता है हीट गेन। उसके बाद हम लोग इसका एक दो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, एक प्रॉब्लम, एग्ज़ाम में आपसे प्रॉब्लम भी पूछा जाता है तो इसका प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक नंबर प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अ बकेट कंटेन्स 8 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बाल्टी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 8 kg पानी है। पानी का मास कितना है? 8 kg। अब क्या बोल रहा है? 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ poured इनटू इट। इसमें 2 किलो पानी डाला गया जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री। पहले जो वाटर था उसका मास था 8 kg और उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो उसमें पानी डाला गया उसका मास है 2 kg और टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब बोला नेग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, है ना। फ़र्ज़ किया कि जो बकेट है, जो बाल्टी है, वो हीट को लॉस्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो बोला बताए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फिर देखिए 8 kg वाटर का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें 2 kg वाटर और डाला गया, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखिए, पहले जो वाटर था 8 kg उसका टेम्परेचर कम है और बाद में जो 2 kg वाटर उसमें डाला गया उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये जो वाटर है 2 kg हीट को लॉस्ट करेगा और 8 kg वाटर हीट को गेन करेगा, यानी फाइनल टेम्परेचर 25 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा। तो आपको उसी फाइनल टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, वो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पर सपोज़ करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं फाइनल टेम्परेचर को, है ना, हम लोग T मान लेते हैं। लेट फाइनल टेम्परेचर बी T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फाइनल टेम्परेचर को हम क्या मान लिया? T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब देखिए यहाँ पर हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, यानी वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हीट को लॉस्ट करेगा, तो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। अच्छा, हीट लॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? MST, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर। तो ये हॉट वाटर का मास कितना है? 2 kg। इसका स्पेसिफिक हीट सपोज हम लोग मान लेते हैं S1 और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? 80 माइनस T। इसका टेम्परेचर 80 था, है ना, और फाइनल टेम्परेचर कितना T है, तो 80 माइनस T, तो इतना जूल हीट को लॉस्ट करेगा। अब देखिए जो 8 kg वाटर है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हीट को गेन करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखें हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर। वही हीट गेन इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए वाटर का मास है 8 kg, स्पेसिफिक हीट सपोज S2। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? T माइनस 25। फाइनल टेम्परेचर है T और इसका टेम्परेचर 25, तो T माइनस 25 जूल। और वी नो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। यहाँ पर एक, है ना, तो हम लिख यहाँ पे एक और बात देखिए, क्योंकि दोनों वाटर है तो वाटर के स्पेसिफिक हीट तो सेम होता है, यानी हेयर S1 इज इक्वल टू S2। S1 S2 के बराबर है, चूँकि दोनों वाटर का स्पेसिफिक हीट है ना, दोनों प्योर वाटर है तो दोनों का स्पेसिफिक हीट बराबर है, तो दिस इक्वल टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू
80 माइनस टी इज इक्वल टू 8 इंटू टी माइनस 25। अब इसको सॉल्व कीजिए। 160 2t 8t माइनस 200 तो 10t इज इक्वल टू 360। देयरफॉर t इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 10। ये कितना है 36 डिग्री। 36 डिग्री यानी जो मिक्सचर है उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 36 डिग्री। देयरफॉर द फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा और एक प्रॉब्लम को हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपको और ज़्यादा मामला क्लियर होगा। देखिए एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ मच वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी एडेड टू 18 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोवाइड अ बाथ ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कुछ मकदार में पानी है किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में। ठीक है। बोल रहा है कि हाउ मच वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी एडेड टू 18 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, एक कंटेनर में 18 kg वाटर है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद कितना पानी डाला जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि वो जो मतलब मिक्सचर है उसका टेम्परेचर हो जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर गौर कीजिए 18 kg वाटर है किसी कंटेनर में जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें कितना और पानी मिलाया जाए, मैंने पानी का यहाँ मास पूछ रहा है, कितना मकदार में पानी मिलाया जाए, है ना, और उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो कि नया मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इसको हम लोग, है ना, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या, वो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर उसका मास पूछ रहा है। तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम रहेगा उसको हम लोग कुछ लेट करेंगे, सपोज करेंगे। तो हम लोग यहाँ इस तरह करते हैं, लेट मास ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बी m ग्राम। सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसका मास को हम लोग क्या सपोज कर लिया, m ग्राम। यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये जो मिक्सचर है ना, दोनों वाटर है तो स्पेसिफिक हीट तो वाटर का सेम होता है, आपको मालूम है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अब हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, है ना, वाटर का स्पेसिफिक था 1, ठीक है, कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या हो गया 1, और फाइनल टेम्परेचर 40 है। फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 100 डिग्री पे जो वाटर है वो हीट को लॉस्ट करेगा, उसलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर है वो हीट को गेन करेगा। तो हम लोग पहले यहाँ देखें कि 100 डिग्री वाला वाटर कितना हीट को लॉस्ट करता है। इस तरह लिखेंगे हम लोग, हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या हॉट वाटर दोनों कह सकते हैं। तो हीट लॉस्ट मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा 100 माइनस 40, इसका टेम्परेचर 100 है और फाइनल टेम्परेचर क्या हो रहा है 40, तो 100 माइनस 40, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं m इंटू 60, है ना, इतना कैलोरीज हीट को लॉस्ट किया। ठीक है, हॉट वाटर। अब देखिए हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर या वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वही मास, उसका मास कितना है 18 kg। इसको हम लोग को लाना है सीजीएस यूनिट में, तो 18 इंटू 1000 ग्राम, यानी इसका मास क्या होगा 18 इंटू 1000 ग्राम। और वाटर का स्पेसिफिक हीट 1, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा 40 माइनस 20, इसका टेम्परेचर पहले 20 था, फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा 40, तो डिफरेंस होगा 40 माइनस 20, यानी इसको हम लोग और थोड़ा सा छोटा कर सिंप्लीफाइड करें, इंटू 20 कैलोरीज।
तो देखिए हीट है ना लॉस्ट बाय हॉट वाटर m इंटू 60 और हीट गेन बाय कोल्ड वाटर 18 इंटू 1000 इंटू 20। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ये दोनों बराबर होता है, तो दोनों को हम लोग है ना इक्वेशन करके बाय कंडीशन देखिए लिख सकते हैं हम लोग m इंटू 60 ये इज इक्वल टू राइट, तो m क्या होगा 18 इंटू 1020 बाई 60, सिक्स थाउजेंड क्या आया ग्राम, मतलब 6 kg। तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा 6 kg है ना। 100 डिग्री टेम्परेचर पे मौजूद 6 kg वाटर को अगर हम लोग 18 kg वाटर जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री पे ऐड करेंगे तो फाइनल जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देयरफॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज 6 kg। तो डियर स्टूडेंट्स है ना, आप लोगों को और भी ये मामला क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल देखें ताकि आपको और थोड़ा सा मामला क्लियर हो। या अल्लाह, एक और प्रॉब्लम देखिए, इससे आपको थोड़ा सा और मामला क्लियर होगा। 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड is poured into a vessel containing 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। एक वेसल है, उसमें पहले से 50 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री, उसमें 40 ग्राम वाटर और डाला गया, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोला फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज़ 30 डिग्री। नतीजे के तौर पे जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो गया 30 डिग्री। इफ़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4.2 जूल है ना पर ग्राम पर डिग्री केल्विन, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री केल्विन, तो बोल रहा है आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वो जो बर्तन है वेसल है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा सा पहले से मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसको ज़रा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वो जो कंटेनर है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मालूम करना है। तो जो चीज़ हमको मालूम करना होता है उसको हम लोग कुछ लेट करते हैं, सपोज करते हैं ना। तो हम यहाँ पर वही काम करें, लेट हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वो जो वेसल है उसका हीट कैपेसिटी बी सी जूल पर डिग्री केल्विन, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं सी जूल पर डिग्री केल्विन। अब देखिए हीट गिवन बाय हॉट वाटर, जो हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री है वो हीट को लॉस्ट करेगा, और जिस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री वो हीट को गेन करेगा, और फाइनल टेम्परेचर का 30 है। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर कितना हीट को लॉस्ट करेगा, उसका मास है 40 राइट है, और इसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4.2, यहाँ पर देखिए 4.2 वाटर का स्पेसिफिक हीट, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 60 माइनस 30। ठीक है, इतना जूल हीट को ये लॉस्ट करेगा। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दें, 44.2 इंटू 30 है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 5040 जूल, 5040 जूल। सो द हॉट वाटर विल लूज और है ना फॉर 5040 जूल ऑफ हीट। अब देखिए हीट टेकन बाय कोल्ड वाटर या गेन बाय कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर कितना हीट को गेन करेगा। देखिए कोल्ड वाटर जो था उसका मास था 50 ग्राम, और इसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ 4.2, और यहाँ देखिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 30 माइनस 20
ठीक है। ऑलरेडी इसका टेम्परेचर 20 था, फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है 30, तो ये 50 इंटू 4.2 इंटू 10, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2100 जूल। यानी ये जो कोल्ड वाटर है उसने 2100 जूल हीट को गेन किया, इसने हीट को लॉस्ट किया था 5040, इसने इतना हीट को गेन किया, ठीक है, या एब्जॉर्ब किया। यहाँ पर एक और स्पेशल मामला है, वो जो वेसल है, बर्तन जिसमें वो पानी रखा हुआ है ना, वो भी तो कुछ हीट को गेन करेगा, तो हम लोग को यहाँ पर इस फैक्टर को भी ख्याल रखना पड़ेगा। हीट टेकन या गेन जो भी कह लीजिए बाय द वेसल, वो जो वेसल है ना, वो कितना हीट को गेन कर रहा है, तो वो होता है हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल इनटू राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। इसका हीट कैपेसिटी को हम लोगों ने क्या सपोज किया C, और इसका राइज इन टेम्परेचर का 30 - 20, राइट, यानी10 C जूल, 10 इंटू C जूल। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ज़रूरी बात देखिए, है ना, इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी, अगर हीट एनर्जी और कहीं पर लॉस नहीं होता है, तो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर है, इट इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय वेसल, हीट गेन्ड बाय वेसल, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर ने जो हीट को गेन किया, और हीट गेन बाय वेसल, वो जो वेसल है उसने जो, ये दोनों का मजमुआ हीट लॉस्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर कितना था 5040। अच्छा, हीट गेन बाय कोल्ड वाटर 2100, और हीट गेन बाय वेसल 10C, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 10C इक्वल टू 2940, देयरफॉर C क्या होगा 294 जूल पर डिग्री केल्विन। तो इस तरह ये जो वेसल है, वो जो बर्तन है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा 294 जूल पर, है ना, डिग्री केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू 294 जूल पर डिग्री केल्विन। तो डियर स्टूडेंट्स, है ना, हम लोगों ने अभी कुछ प्रॉब्लम्स बनाया इस टॉपिक माने कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है उसके टॉपिक से। तो आप लोग के बुक में और बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, आप लोग उसको, है ना, खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप लोग पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को हम, है ना, हेल्प करेंगे। अब हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। इक्वावैलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, इक्वावैलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, है ना। वर्क मतलब काम, और हरारत, है ना, की मसावी या मसावियत, इक्वावैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को डिस्कस करना है। जब कोई काम अंजाम पाता है तो हरारत खारिज होती है, हम लोग बार बार इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। मसलन जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं या पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, उससे हरारत खारिज होती है ना, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। ये हरारत मैकेनिकल एनर्जी खर्च करने पर हासिल होता है। हाथों को जब हम लोग रगड़ते हैं
या पत्थर का 2 टुकड़ा को जब रगड़ते हैं तो उससे हरारत खारिज होती है, एक्चुअली वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाए? रगड़ने के नतीजे में मैकेनिकल वर्क अंजाम पा रहा है और उस मैकेनिकल वर्क के नतीजे में है ना वो ये हीट एनर्जी पैदा हो रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी पैदा होता है वो किसके सबब? मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकी काम के सबब ये हरारत पैदा होता है। ठीक है ना। हरारत की मकदार और मैकेनिकल एनर्जी की मकदार है ना ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, यानी हरारत की मकदार मैकेनिकल एनर्जी है ना की मकदार पर मुनहसर होता है। ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी खर्च करने पर ज़्यादा हरारत हासिल होती है। जब हम तेज़ी से ज़्यादा देर तक अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो ज़्यादा मकदार में हरारत खारिज होती है। इससे मालूम होता है कि काम और हरारत में एक गहरा ताल्लुक़ है। जितना ज़्यादा काम अंजाम पाता है उतनी ज़्यादा मकदार में हरारत खारिज होती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हरारत और काम में गहरा ताल्लुक़ है। 1798 में 1798 में काउंट रमफोर्ड RUMFORD, ठीक है। तो 1798 में काउंट रमफोर्ड नामी साइंसदान ने सबसे पहले ये बताया था कि मैकेनिकल वर्क के नतीजे में हरारत पैदा होती है। मैकेनिकल वर्क के नतीजे में हरारत पैदा होती है, ये बात किसने बताया था? सबसे पहले 1798 में काउंट रदरफोर्ड ने बताया था। पहले ये मैंने 1798 में काउंट रदरफोर्ड ने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी से हरारत पैदा होती है। उससे पहले ये ख्याल था कि हीट एक किस्म का वेटलेस लिक्विड, मैंने ऐसा रकीक जिसमें वज़न नहीं होता है, बेवज़न ही रकीक है, वेटलेस लिक्विड है। पहले ये लोगों का ख्याल था कि हरारत है ना एक बेवज़नी यानी वेटलेस लिक्विड है, ठीक है ना। और इसे कैलोरी का नाम दिया गया था उस ज़माने में। बहुत ज़रूरी बात है, इसकी तारीख़ को याद रखने से आपको ज़्यादा मामला क्लियर होगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि पहले ये ख्याल किया जाता था कि हीट एक किस्म है ना का बेवज़न रकीक यानी वेटलेस लिक्विड है जिसे कैलोरी का नाम दिया गया था। और ये समझा जाता था कि किसी गर्म शय में ये रकीक ज़्यादा मकदार में और ठंडी शय में कम मकदार में मौजूद होता है। लेकिन सबसे पहले काउंट रमफोर्ड ने 1798 में तजर्बात की मदद से है ना बताया था कि हीट को है ना हीट कोई वेटलेस लिक्विड माने बेवज़न रकीक नहीं बल्कि तवानाई की एक शक्ल है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले रमफोर्ड ने बताया था कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक शक्ल है। एनर्जी की बहुत सारी शक्लें होती हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, एनर्जी की 8 शक्लें होती हैं। तो पहले लोगों का ये ख्याल था कि हीट एक बेवज़न रकीक शय है, लेकिन रमफोर्ड ने बताया था कि ये तवानाई की एक शक्ल है, ये कोई है ना वेटलेस लिक्विड बेवज़न रकीक नहीं है, ठीक है। तो और दर्जा हरारत में फ़र्क होने के सबब हमारी हरारत बहती रहती है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम में बहती रहती है टेम्परेचर में फ़र्क होने के सबब। और हरारत मैकेनिकल वर्क के नतीजे में पैदा होती है, ये बात बताया था रमफोर्ड ने 1798 में। जब कोई मैकेनिकी काम मैकेनिकल वर्क अंजाम पाता है तो उसके नतीजे में हरारत पैदा होती है। लिहाजा हरारत को एनर्जी के टर्म में सबसे पहले रमफोर्ड ने डिफ़ाइन किया था। उसके बाद 1847 यानी हमारे माने जो हमारा जो मुल्क है उसकी आज़ादी से 100 साल कबल है ना एक बहुत फेमस साइंटिस्ट गुज़रे हैं, आप लोगों ने उनका नाम सुना है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, JOUL, बहुत फेमस साइंटिस्ट गुजरे हैं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल नामी है ना बहुत मशहूर साइंसदान ने तजर्बा के ज़रिए साबित किया था कि काम और हरारत मसावी होते हैं। काम और हरारत ये दोनों इक्वालेंस यानी मसावी होते हैं, यानी मैकेनिकल वर्क एंड हीट आर इक्वालेंस। ये सबसे पहले साबित किया था किसने? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, कि वर्क एंड हीट आर इक्वालेंट, वर्क एंड हीट आर इक्वावेलेंस, हरारत और काम है ना एक दूसरे के मसावी होता है। ये बात साबित किया था सबसे पहले तजर्बा की मदद से 1847 में जेम्स प्रेस्कॉट जूल नामी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट ने। जूल मशहूर साइंसदान जॉन डाल्टन का शागिर्द था
आप लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी को पेश किया था जॉन डाल्टन ने, जो कि इंग्लैंड के बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, और जूल उनके शागिर्द थे। ठीक है ना, ये बहुत अमीर तरीन शख्स थे। इनका हिस्ट्री आप लोग पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, है ना। हम आप लोग से गुजारिश है साइंसदानों की कहानियों को पढ़िए। तो उन्होंने माने जूल्स ने काम और हरारत, वर्क और हीट के दरमियान ताल्लुक़ को एक कुलिया की मदद से पेश किया था। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जूल ने वर्क और हीट का जो रिलेशन है, वर्क एंड हीट का जो ताल्लुक़ है, इसको सबसे पहले जूल ने पेश किया था। ठीक है, 1847 में उन्होंने एक कुलिया की मदद से इसको मतलब बताया था, बहुत तजुर्बा करने के बाद। तो जूल का जो लॉ है उसमें उसने कहा था कि जब मैकेनिकी काम माने मैकेनिकल वर्क को हरारत में तब्दील किया जाता है, हीट में तब्दील किया जाता है, तो उसके नतीजे में हासिल होने वाली हरारत काम के बराह रास्त मतनासब होती है। मतलब व्हेन मैकेनिकल वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, द हीट प्रोड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन, है ना। फ़र्ज़ किया, मान लिया जो वर्क है मैकेनिकल वर्क, उसको हम लोग W मान लें। अगर वर्क को हम W मानते हैं और उसके नतीजे में जो हीट पैदा होता है, जब भी कोई काम अंजाम पाता है तो हीट पैदा होता है, हम लोग पढ़े। तो उस काम के नतीजे में जो हीट पैदा हुआ उसको अगर हम लोग H मान लें, तो जूल के कुलिया में बोला गया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, W वेयर इज़ H, है ना। यानी काम हरारत के बराह रास्त मतनासब होता है। अब देखिए, अगर हम लोग, है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म कर इक्वल टू साइन देंगे तो देना पड़ता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है J। ठीक है, तो J इस कांस्टेंट है और इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जो कांस्टेंट है इसको कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, सो W वेयर इज H और W इक्वल टू JH, है ना, where W is work, H is heat and J is a constant, and this constant is called mechanical equivalent of heat. It is also called Joule's equivalent of heat. अगर हम H माने हीट को अगर हम 1 यूनिट मान लें, तो अगर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, J, यानी वर्क इक्वल टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी हरारत की इकाई मकदार पैदा करने के लिए जो मैकेनिकी काम अंजाम, है ना, देना पड़ता है, उसे अददी तौर पर न्यूमेरिकली हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है ना। मैकेनिकल वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये इसकी तारीफ हुई। आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आप इस तरह भी देखिए ना, W इक्वल टू JH, तो J इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन H। W वर्क, H माने हीट, यानी काम और हरारत का जो तनासुब है उसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह फिर कह सकते हैं कि हरारत की इकाई मकदार पैदा करने के लिए, हरारत की इकाई मकदार पैदा करने के लिए जो मैकेनिकी काम अंजाम देना पड़ती है उसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। मैकेनिकल वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हम लोग को यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जानना है, इसका वैल्यू, J का वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या शॉर्ट में हम लोग इसको J, है ना, इसको J सिंबल से जाहिर किया जाता है ना। तो यहाँ पर एक ज़रूरी बात याद रखिए कि वर्क एंड हीट आर इंटर, है ना, चेंजेबल। वर्क और हीट को एक दूसरे में हम तब्दील कर सकते हैं, वर्क को हीट में या हीट को हम आसानी के साथ वर्क में तब्दील कर सकते हैं। सो वर्क एंड हीट आर इंटरचेंजेबल या इंटर कन्वर्टिबल, यानी काम और हरारत के दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन वर्क को हीट में या हीट को वर्क में तब्दील करने के लिए एक कन्वर्सन फैक्टर, यानी वर्क को अगर आप हीट में कन्वर्ट करना चाहें या हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए एक कन्वर्सन फैक्टर, उसको कन्वर्ट करने का एक फैक्टर, या इसको हम लोग एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं। एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको हम बता दें, बहुत ज़रूरी बात है, काम और हरारत को एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन वर्क को हीट में या हीट को वर्क में तब्दील करने के लिए एक कन्वर्सन फैक्टर या एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग के इंडिया में जो करेंसी है उसको रुपया कहा जाता है,
उसी तरह से अमेरिका में जो करेंसी है उसको डॉलर कहते हैं, यूएस डॉलर। तो दोनों करेंसी है, लेकिन दोनों को की कीमत बराबर नहीं है। यूएस डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट या एक मुअय्यन एक्सचेंज रेट है ना को अप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह वर्क को हीट में या हीट को वर्क में तब्दील करने के लिए भी एक मुअय्यन एक्सचेंज रेट या कन्वर्सन फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल, यही जो कन्वर्सन फैक्टर या एक्सचेंज रेट है इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल ने मुख्तलिफ तरह के तजर्बात करके बताया था कि इसकी कीमत यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट की कीमत होती है या वैल्यू होता है 1.86 जूल पर कैलोरीज। एक्चुअली ये जो जूल है, ये जूल इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन हीट। तो वर्क यूनिट क्या होता है, जूल, और हीट का कैलोरी। तो ये जो जे है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसका यूनिट होगा जूल्स पर कैलोरीज, जूल्स पर कैलोरीज। तो जूल ने मुख्तलिफ तरह का तजर्बा करने के बाद बताया था कि इसका वैल्यू होता है, ये जो कन्वर्सन फैक्टर है या एक्सचेंज रेट है या जिसको हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 4.186 जूल पर कैलोरी। ये बात जूल ने बहुत है ना तजर्बा करने के बाद बताया था। यानी 4.186 है ना जूल काम अंजाम देने पर हमेशा 1 कैलोरी हरारत हासिल होता है, ठीक है ना। 4.186 जूल अगर काम अंजाम दिया जाए किसी भी चीज़ में तो उसके नतीजे में कितना हरारत पैदा होगा, 1 कैलोरी, ठीक है। तो अगरचे जे की कीमत 4.186 है ना जूल पर कैलोरी है, लेकिन क्लास 9 में आप लोग इसको 4.2 जूल पर कैलोरीज भी मान सकते हैं क्लास 9 में, ठीक है। ऊंचा क्लास में आप लोगों को ये वैल्यू देना पड़ेगा, लेकिन अभी क्लास 9 में आप लोग इसको रफली है ना 4.2 मान लीजिए, मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जे का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ जे 4.2 जूल पर कैलोरीज। इसको हम लोग 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरीज भी कह सकते हैं, इसलिए कि आपको मालूम है ना 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 10⁻7 अर्ग। तो इस तरह इसका वैल्यू होगा जे का 4.2 जूल्स पर कैलोरी एसआई सिस्टम में, या सीजीएस में 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरीज दोनों है ना। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज, लिख रहे हैं हम, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज 4.2 जूल पर कैलोरीज। व्हाट डज इट मीन, एक इस तरह के स्टेटमेंट आपसे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज़ 4.2 जूल्स पर कैलोरीज, इसका मतलब क्या है ना, व्हाट डज इट मीन। मुंदेजा वाला इक्तिबास का मतलब ये है कि 1 कैलोरी हरारत है माने हीट एनर्जी हरारती तवानाई पैदा करने के लिए 4.2 जूल काम अंजाम देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कैलोरी हरारत पैदा करने के लिए 4.2 जूल काम अंजाम देना पड़ता है, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट मीन्स डैट 4.2 जूल्स ऑफ वर्क इज़ टू बी डन टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट है ना, आज हम लोगों ने यहीं तक करना है। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बहुत ज़रूरी बातों को जानेंगे, जैसे लैटेंट हीट, वो उसका टाइप्स, लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या डिफरेंस है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है ना, बॉइलिंग, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेपर, ड्यू, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, है ना, एनोमलीज एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्ट वगैरह को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आज आप लोग यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।